नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आप कह सकते हैं गंभीर और तेजी से बिगड़ने वाली मेडिकल कंडीशन पर बात करने वाले हैं, सेप्सिस। जी। ये तब होता है जब शरीर का अपना डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम किसी इन्फेक्शन से लड़ते लड़ते खुद शरीर को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। आह, काफी जानलेवा स्थिति। बिल्कुल। और इसकी गंभीरता इसी बात से है कि कितनी तेजी से बढ़ती है। जो शुरू के कुछ घंटे होते हैं ना, वो बहुत ही निर्णायक होते हैं। हम्म। और देखिए, हमारे पास जो जानकारी है वो चिकित्सा विशेषज्ञों के दस्तावेजों से है। और ये दस्तावेज खास तौर पर इन्हीं पहले सबसे महत्वपूर्ण घंटों में क्या कदम उठाने चाहिए इसी पर फोकस करते हैं। अच्छा, तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों को अच्छे से समझना कि भाई सेप्सिस का जैसे ही पता चले कौन से कदम फौरन उठाने चाहिए और क्यों, है ना? जी हाँ। क्योंकि इसमें समय बिल्कुल नहीं गंवा सकते। तो सबसे पहला कदम क्या बताया गया है? ऑक्सीजन और एयरवे मैनेजमेंट दिखता है। स्रोत साफ कहते हैं कि शुरुआत में मरीज को सीधे 100% ऑक्सीजन देनी चाहिए। 100%। क्यों? क्योंकि देखिए, सेप्सिस में अक्सर क्या होता है कि शरीर के टिश्यूज तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। हाँ। मतलब शॉक जैसी स्थिति। तो हमें इसे फौरन ठीक करना होता है। ओके। 100% ऑक्सीजन शुरू में दे दी, लेकिन ये हमेशा तो नहीं चलती होगी, इसको कम ज्यादा करना पड़ता होगा। एकदम सही, वो बस एक शुरुआती बूस्ट है। उसके बाद हमारा लक्ष्य होता है ऑक्सीजन सैचुरेशन, जिसे SpO2 कहते हैं। उसे 94 से 98% के बीच बनाए रखना। अच्छा। जरूरत से ज्यादा ऑक्सीजन भी ठीक नहीं है, इसलिए लगातार मॉनिटरिंग और एडजस्टमेंट जरूरी है। और हाँ, इसके साथ ही ये पक्का करना कि मरीज का वायुमार्ग मतलब सांस लेने का रास्ता वो खुला रहे, साफ रहे। और अगर मामला गंभीर है, मरीज खुद ठीक से सांस नहीं ले पा रहा या लगता है कि वायुमार्ग ब्लॉक हो सकता है, तो फिर एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन मतलब सांस की नली में ट्यूब डालना वो जरूरी हो जाता है। समझ गया। तो ऑक्सीजन दी, सांस का रास्ता सुरक्षित किया, इसके बाद फिर ब्रीथिंग मतलब सांस लेने की पूरी प्रक्रिया, उस पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, ये देखना बहुत जरूरी है कि मरीज ठीक से पर्याप्त रूप से सांस ले पा रहा है या नहीं। देखिए, सेप्सिस मरीज को शारीरिक तौर पर बहुत ज्यादा थका देता है। हाँ, सुना है। और ये थकान कभी-कभी इतनी बढ़ जाती है कि रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाए, मतलब मरीज का सांस लेने का सिस्टम ही काम करना बंद कर दे। ये बहुत खतरनाक है। तो इस थकान और संभावित रेस्पिरेटरी फेलियर से निपटने के लिए क्या तरीके हैं? कोई मास्क वगैरह? हाँ, अगर मरीज थक रहा है लेकिन अभी इंट्यूबेशन की नौबत नहीं आई है, तो स्रोत नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन यानी NIV का सुझाव देते हैं। NIV? वो क्या होता है? इसमें वो बाईपैप या सीपैप जैसे मास्क का इस्तेमाल होता है। ये बिना ट्यूब डाले ही सांस लेने में मदद करते हैं, एक तरह का सपोर्ट देते हैं। अच्छा। लेकिन अगर हालत ज्यादा गंभीर है, मरीज शॉक में जा रहा है, तो फिर कोई आधा अधूरा उपाय नहीं चलता। तब तो फिर ट्यूब डालनी ही पड़ती है, मतलब एंडोट्राकियल इंट्यूबेशन, और वेंटिलेटर मशीन से पूरा सपोर्ट देना पड़ता है। ठीक है। तो ऑक्सीजन, एयरवे, ब्रीदिंग, ये सांस से जुड़ी चीजें हो गई। अब शायद शरीर में दवाएं और फ्लूइड्स पहुंचाने का इंतजाम करना होगा। मेरा मतलब है IV एक्सेस। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगला बहुत जरूरी कदम है पर्याप्त IV एक्सेस, मतलब नस में सुई लगाकर रास्ता बनाना। पर्याप्त मतलब एक काफी है? नहीं, स्रोतनो यहाँ खास तौर पर कहते हैं कि कम से कम 2 बड़े बोर के कैन्युला लगाने चाहिए, 16 गेज या उससे भी बड़े। ओह, ये तो मोटी सुई होती है। हाँ, मोटी सुई, ये छोटी वाली नहीं। इसका मकसद ये है कि हम बहुत तेजी से और ज्यादा मात्रा में फ्लूइड्स यानी तरल पदार्थ और दवाएं दे सकें। सेप्सिस मैनेजमेंट में ये बहुत जरूरी है। ये समझिए मरीज की लाइफलाइन है। लाइफलाइन। और इन लाइफलाइन से दवाएं शुरू करने से पहले शायद ये जानना भी जरूरी है कि इन्फेक्शन है किस चीज का, मतलब कल्चर लेने की बात। हाँ, और ये एक कह सकते हैं थोड़ा नाजुक संतुलन वाला कदम है। नाजुक क्यों? क्योंकि स्रोत कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स देने से पहले सारे जरूरी कल्चर ले लेने चाहिए। अच्छा, पहले कल्चर। जी, इसमें खून के कल्चर आते हैं, कम से कम 1-2 सेट, अलग अलग जगह से सुई डालकर। और अगर शक है कि इन्फेक्शन कहीं और से है, जैसे यूरिन से, बलगम से या किसी घाव से, तो वहां से भी सैंपल लेना है। और अगर मरीज को पहले से कोई कैथेटर लगा हुआ है, जैसे सेंट्रल लाइन, तो उससे भी सैंपल लेना चाहिए। लेकिन अभी आप कह रही थी कि एंटीबायोटिक्स जल्दी देनी है और कल्चर लेने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये दोनों बातें एक साथ कैसे होंगी? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है और असल में एक चुनौती भी है। स्रोत इसी बात पर जोर देते हैं कि कल्चर लेने के चक्कर में एंटीबायोटिक्स देने में ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। अच्छा। लक्ष्य ये है
कल्चर फटाफट लो और फिर फॉरेन एंटीबायोटिक्स शुरू करो। आइडियल सिचुएशन है कि ये सब कुछ पहले घंटे के अंदर अंदर हो जाए। पहले घंटे में? जी, कल्चर की रिपोर्ट तो बाद में आएगी, तब हम एंटीबायोटिक्स को और सटीक बना सकते हैं, लेकिन शुरुआती लड़ाई तो हमें अनुमान के आधार पर तेजी से लड़नी पड़ती है। तो कल्चर के फौरन बाद एंटीबायोटिक्स। इन एंटीबायोटिक्स की क्या अहमियत बताते हैं स्रोत? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। स्रोत बिल्कुल साफ कहते हैं कि एंटीबायोटिक्स आइडियली सेप्सिस की पहचान के पहले घंटे के भीतर शुरू हो जानी चाहिए। पहले घंटे में ही? हाँ, क्योंकि हर घंटे की देरी से मरीज के बचने की संभावना कम होती जाती है। इसलिए तुरंत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स देना बहुत जरूरी है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम और उपयुक्त एंटीबायोटिक्स, इसका क्या मतलब है? क्या स्रोत कोई खास दवा बताते हैं? नहीं, स्रोत किसी खास दवा का नाम नहीं लेते, क्योंकि सही एंटीबायोटिक तो मरीज की हालत, इन्फेक्शन कहाँ से लगता है और उस इलाके में कौन सी दवाएं काम कर रही हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पैटर्न, इन सब पर निर्भर करता है। उपयुक्त और ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब है ऐसी अनुभवजन्य यानी एम्पिरिकल एंटीबायोटिक्स चुनना जो ज्यादातर उन बैक्टीरिया को कवर कर सकें जिनसे सेप्सिस होने का शक है। मतलब अंदाजे से? हाँ, एक तरह से शिक्षित अंदाजा। डॉक्टर सोचते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ से आया होगा, फेफड़ों से, पेट से, यूरिन से, स्किन से, कहाँ से, और उसके हिसाब से एंटीबायोटिक चुनते हैं। बाद में कल्चर रिपोर्ट आने पर इसे बदल सकते हैं, पर शुरुआत तेज और असरदार होनी चाहिए। ठीक है। एंटीबायोटिक्स जल्दी देना बहुत जरूरी है। इसके बाद शायद सर्कुलेशन मतलब ब्लड फ्लो ठीक करने की बात आती होगी। जी हाँ, सर्कुलेटरी सपोर्ट यानी परिसंचरण सहायता शुरू करना अगला कदम है। खासकर उन मरीजों में जिनका ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, जिसे हाइपोटेंशन कहते हैं, या जिनके खून में लैक्टेट का लेवल बढ़ा हुआ है। लैक्टेट? हाँ, लैक्टेट। ये अगर बढ़ा हुआ है तो एक तरह की खतरे की घंटी है। ये बताता है कि शरीर के अंगों तक ठीक से ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे। ओहो। तो ऐसे मरीजों में सर्कुलेटरी सपोर्ट फौरन शुरू करना होता है। और ये सपोर्ट देते हुए क्या इन्फेक्शन के असली कारण को ढूंढना और उसका इलाज करना भी साथ साथ चलता है? बिल्कुल, ये दोनों काम साथ साथ चलते हैं। स्रोत कहते हैं कि अगर कोई पहचाना जा सकने वाला कारण है तो उसका इलाज करना बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब इन्फेक्शन का स्रोत कहाँ है, उसे पता लगाना और उसे कंट्रोल करना। कैसे पता लगाते हैं? इसके लिए मरीज की मेडिकल हिस्ट्री जानना, लक्षणों के बारे में पूछना और अगर पुराने रिकॉर्ड्स हैं तो उन्हें देखना, ये सब करना पड़ता है। ये थोड़ा जासूसी के काम जैसा है जो इलाज के साथ साथ चलता रहता है। जासूसी का काम। और इतनी सारी चीजें एक साथ चल रही हैं, ऑक्सीजन, वेंटिलेशन, आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, कारण ढूंढना, इन सब पर नजर कैसे रखी जाती है? मॉनिटरिंग कितनी जरूरी है? मॉनिटरिंग तो इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ है, बहुत ज्यादा अहमियत है इसकी। स्रोत कहते हैं कि बहुत दकीक मतलब क्लोज मॉनिटरिंग करनी चाहिए। इसके लिए अक्सर आर्टेरियल लाइन या सेंट्रल वेनस लाइन डाली जाती है। ये क्या होती है आर्टेरियल लाइन? आर्टेरियल लाइन धमनी में डाली जाती है। इससे हमें लगातार बीट टू बीट ब्लड प्रेशर पता चलता रहता है, जो नॉर्मल कफ वाले बीपी से कहीं ज्यादा सटीक होता है, और इससे खून के सैंपल लेना भी आसान हो जाता है, बार बार सुई लगाए बिना। अच्छा, और सेंट्रल वेनस लाइन? वो सेंट्रल वेनस लाइन या सीवीपी लाइन गर्दन या छाती की बड़ी नस में डाली जाती है। इससे हम सेंट्रल वेनस प्रेशर यानी सीवीपी माप सकते हैं। सीवीपी? हाँ, ये बताता है कि शरीर में फ्लूइड कितना है, कम है या ज्यादा। ये फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी जानकारी है और कुछ खास दवाएं भी इसी लाइन से दी जाती हैं। तो ये लाइनें हमें मरीज के अंदर क्या चल रहा है उसकी रियल टाइम जानकारी देती हूँ। ओके, तो मॉनिटरिंग सेट हो गई। अब आता है रिससिटेशन मतलब पुनर्जीवन का फेज। यहाँ क्या लक्ष्य हासिल करने होते हैं? फ्रोट्स यहाँ बहुत साफ और मापने लायक लक्ष्य बताते हैं। रिससिटेशन का मुख्य मकसद है शरीर में फ्लूइड का बैलेंस ठीक करना और अंगों तक खून का बहाव यानी परफ्यूजन सुधारना, ताकि वो फिर से ठीक से काम करने लगे। कैसे करते हैं ये? सिर्फ पानी चढ़ाकर? मुख्य रूप से क्रिस्टलॉइड फ्लूइड्स दिए जाते हैं, जैसे नॉर्मल सेलाइन या रिंगर्स लैक्टेट। कभी कभी कोलॉइड्स भी देते हैं। और लक्ष्य ये होते हैं, हाँ। पहला, सीवीपी को 8 से 12 mmHg के बीच लाना। अगर मरीज वेंटिलेटर पर है तो 12 से 16 mmHg। ये फ्लूइड का अंदाजा देता है। ठीक है। दूसरा, MAP यानी मीन आर्टेरियल प्रेशर, औसत ब्लड प्रेशर, कम से कम 65 mmHg रखना। बुजुर्गों या हाई बीपी वालों में शायद इससे ज्यादा रखना पड़े।
ये प्रेशर जरूरी है ताकि अंगों तक खून पहुंचे। और तीसरा, यूरिन आउटपुट मतलब पेशाब कितना बन रहा है, ये कम से कम 0.5 ml प्रति किलो वजन प्रति घंटा होना चाहिए। ये किडनी के ठीक काम करने का संकेत है। ओके, एक और लक्ष्य था शायद। हाँ, चौथा और बहुत महत्वपूर्ण, SCVO2 या SVO2 यानी सेंट्रल या मिक्स्ड वीनस ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसे 70% या उससे ज्यादा रखना है। ये बताता है कि टिश्यूज को जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है वो काफी है या नहीं। ये तो काफी सारे और बिल्कुल सटीक लक्ष्य हैं, लेकिन क्या हमेशा सिर्फ फ्लूइड देने से ये सारे लक्ष्य पूरे हो जाते हैं? अगर नहीं हुए तो? ये बहुत जरूरी सवाल है। कई बार, खासकर सीवियस सेप्सिस में, सिर्फ फ्लूइड देना काफी नहीं होता। तो फिर? ऐसी स्थितियों के लिए स्रोत कुछ और उपाय या इंटरवेंशन बताते हैं। जैसे कि? क्या क्या कर सकते हैं? पहला, मान लीजिए आपने फ्लूइड दिया और CVP लक्ष्य 8 से 12 mmHg तक पहुंच गया, लेकिन SCVO2 अभी भी 70% से कम है। इसका मतलब हो सकता है कि खून में ऑक्सीजन ले जाने वाले सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स कम हैं। तो ऐसे में स्रोत कहते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी खून चढ़ाने पर विचार करें, ताकि हेमाटोक्रिट खून में लाल कोशिकाओं का प्रतिशत कम से कम 30% हो जाए। अच्छा, खून चढ़ाना। और अगर खून चढ़ाने के बाद भी ऑक्सीजन सैचुरेशन कम रहे या ऐसा लगे कि दिल ठीक से पंप नहीं कर रहा? उस हालत में डोब्यूटामिन नाम की दवा दी जा सकती है। डोब्यूटामिन? हाँ, ये दवा सीधे दिल की मांसपेशियों पर काम करती है और उसकी पंप करने की ताकत मतलब कॉन्ट्रैक्टिलिटी को बढ़ाती है। तो स्रोत कहते हैं कि अगर फ्लूइड देने के बावजूद SCVO2 70% से कम है या लगता है कि कार्डियक आउटपुट कम है, तो डोब्यूटामिन 20 माइक्रोग्राम kg मिनट तक दे सकते हैं। ठीक है। और एक प्रॉब्लम जो अक्सर आती होगी, फ्लूइड दिया लेकिन ब्लड प्रेशर फिर भी नहीं बढ़ रहा, तब क्या? हाँ, ये आम है। अगर आपने पर्याप्त फ्लूइड दे दिया है लेकिन ब्लड प्रेशर फिर भी खतरनाक रूप से कम है, मैप 65 से नीचे, और अंगों तक खून ठीक से नहीं पहुंच रहा, तो फिर वैसोप्रेसिव थेरेपी शुरू करनी पड़ती है। वैसोप्रेसर? जी, ये ऐसी दवाएं हैं जो खून की नलियों को सिकोड़ती हैं, वैसोकंस्ट्रिक्शन करती हैं और ब्लड प्रेशर को ऊपर उठाती हैं। स्रोत नॉरएड्रेनालिन या डोपामाइन का जिक्र करते हैं। इन्हें हमेशा सेंट्रल लाइन से ही देना चाहिए, पेरिफेरल लाइन से नहीं। अच्छा। ये दवाएं तब तक चलती हैं जब तक फ्लूइड अपना असर ना दिखाए या जब तक जरूरत हो। ये एक तरह से लाइफ सपोर्ट का हिस्सा है। समझ गया। ये तो हुई दवाएं और फ्लूइड्स। क्या इन्फेक्शन के सोर्स को सीधे हटाने के लिए भी कुछ करना होता है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही जरूरी है। इसे कहते हैं सोर्स कंट्रोल। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। सोर्स कंट्रोल? जी, अगर शक है कि मरीज के शरीर में लगी कोई इंट्रावैस्कुलर डिवाइस, जैसे कोई पुरानी IV लाइन, सेंट्रल लाइन या पोर्ट, वही इन्फेक्शन का सोर्स है, तो उसे फौरन हटा देना चाहिए। फौरन? हाँ, लेकिन हटाने से पहले ये पक्का करना है कि मरीज को दवाएं और फ्लूइड देने के लिए कोई और सुरक्षित IV एक्सेस आपने बना लिया हो। और अगर इन्फेक्शन का सोर्स कोई डिवाइस नहीं बल्कि शरीर के अंदर कहीं और हो, जैसे पेट में कोई एब्सेस यानी फोड़ा बन गया हो या गैंग्रीन हो? उस स्थिति में स्रोत कहते हैं कि इन्फेक्शन के उस अड्डे को, उस फोकस को हटाने के लिए जितनी जल्दी हो सके सर्जरी का इंतजाम करना चाहिए, अगर वो संभव और जरूरी है। सर्जरी भी? हाँ, जैसे पेट में इन्फेक्शन फैला है तो उसे साफ करना, कोई डेड या इन्फेक्टेड टिश्यू है तो उसे निकालना। देखिए, एंटीबायोटिक्स अकेले तब तक पूरी तरह काम नहीं कर सकती जब तक इन्फेक्शन का एक बड़ा सोर्स शरीर में बैठा हो। सोर्स कंट्रोल उतना ही जरूरी है जितना एंटीबायोटिक्स और बाकी सपोर्ट। बाप रे, ये तो वाकई पूरी प्रक्रिया कितनी जटिल है, कितनी तेज है और कितने सारे पहलू हैं इसमें। हर कदम दूसरे से जुड़ा हुआ है। और समय समय तो जैसे हर पल भाग रहा है। अगर हम इसे समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? बिल्कुल, संक्षेप में कहें तो सेप्सिस का जो तत्काल प्रबंधन है वो एक तरह का कोऑर्डिनेटेड अटैक है। कई मोर्चों पर एक साथ काम करना होता है। पहला, फौरन ऑक्सीजन देना और एयरवे सिक्योर करना। दूसरा, ब्रीदिंग और वेंटिलेशन को सपोर्ट देना। तीसरा, तेजी से बड़े बोर की IV लाइनें लगाना। ठीक। चौथा, एंटीबायोटिक्स से जस्ट पहले, अगर बिना देर किए हो सके, जरूरी कल्चर्स लेना। पांचवा, पहले घंटे के अंदर तेजी से ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स शुरू करना। ओके। छठा,
कम ब्लड प्रेशर या बढ़े हुए लैक्टेट वाले मरीजों में सर्कुलेशन को सपोर्ट देना। और सातवां? इन्फेक्शन के सोर्स की पहचान करके उसे कंट्रोल करना, मतलब उसका इलाज शुरू करना। और इन सब के साथ वो दकीक मॉनिटरिंग और खास लक्ष्यों वाला रिससिटेशन। हाँ बिल्कुल, आर्टीरियल और सेंट्रल लाइनों से लगातार निगरानी, फ्लूइड्स के जरिए सीवीपी, एमएबी, यूरिन आउटपुट और एससीवीओ2 के लक्ष्यों को हासिल करना, और जैसा हमने बात की, जरूरत पड़ने पर एक्स्ट्रा कदम उठाना, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, डोबुटामीन देना हार्ट सपोर्ट के लिए, वैसोप्रेसर्स देना ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए, इन्फेक्टेड डिवाइस हटाना और जरूरत पड़ने पर सर्जरी करना। ये सब कुछ बहुत तेजी से एक साथ मिलकर करना होता है। ये पूरी प्रक्रिया सुनकर ही लगता है कि सेप्सिस कितना खतरनाक है और इसमें वाकई समय ही जीवन है। ये सोचना भी मतलब मुश्किल है कि ऐसी इमरजेंसी में जो हर सेकंड कीमती है, इतने सारे अलग अलग डॉक्टर्स, नर्सेज और इंटरवेंशंस, ये सब कैसे तालमेल बिठाते होंगे, कैसे तय करते होंगे कि पहले क्या करना है। ये सच में एक बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से। और ये हमें इस सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है कि ये जो तत्काल प्रतिक्रिया वाली प्रणाली है, जो जान बचाने के लिए इतनी जरूरी है, क्या इसे भविष्य में और बेहतर किया जा सकता है? क्या पता, टेक्नोलॉजी से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से या और तेज डायग्नोस्टिक तरीकों से। क्या हम इस समय के खिलाफ दौड़ में कुछ और बढ़त हासिल कर सकते हैं? ये एक सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इस बहुत ही जानकारी भरी चर्चा के लिए धन्यवाद। सेप्सिस मैनेजमेंट के इन शुरुआती लेकिन बेहद जरूरी कदमों की रूपरेखा समझना वाकई बहुत महत्वपूर्ण था। जी।